दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस टाइम में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा जिसका एग्ज़ाम 27 अगस्त 2023 को हुआ था, उसकी आंसर की जारी कर दी है। साथ ही आयोग ने गवर्नमेंट वेबसाइट पे एक लिंक उपलब्ध कराई है, जिसमें यदि कोई क्वेश्चन आपको विवादास्पद लगे तो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आयोग ने अपनी आंसर की में किस प्रश्न का क्या उत्तर माना है। सबसे पहले हम हिंदी प्रतिज्ञान व लेखन योग्यता पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया कि मूर्धन व्यंजन क्या है, उसने डा और ढा को आंसर माना है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस धातु वाक्य में है, तो उसका ऑप्शन जो उसने मेरी पूंजी हथिया ली। आप जानते हैं हथियाना, लतियाना ऐसे वर्ड नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिना जल्दी चली आओ, इसमें विधेय विस्तारण क्या है, तो जल्दी। इसके जो अगला क्वेश्चन है उसमें जिसमें सुमित्रानंद पंत की जो कृति नहीं है, तो हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो कुरुक्षेत्र सुमित्रानंद पंत जी की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें संयुक्त वाक्य की पहचान के विषय में बताया गया है, तो जो विकल्प था कि एक प्रधान और उसका समानाधिकरण उपवाक्य जिसमें उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए उसमें योजक चिन्ह और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें दो स्वतंत्र वाक्य आपस में योजक चिन्हों से, जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु आदि कंजक्शन वर्डों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, वो क्रिया क्या कहलाती हैं, तो ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो हम जानते हैं कि जो 8 कारक होते हैं उसमें के लिए, को के लिए जो होता है वो संप्रदान के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार हो और उसके अर्थ अनेक हो, तो हम सभी जानते हैं इसका अर्थ श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है, तो वो सभी पत्र जो हमें हमारे अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, ये सभी पत्र औपचारिक पत्र नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। प्रशासनिक, शासकीय पत्र, कार्यालयी पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नीचे दिए गए उदाहरणों में से कौन सी संधि का विकल्प अशुद्ध है, तो वनोत्सव दीर्घ संधि, ये गलत है। वनोत्सव गुण संधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से निकलती है, उस अनावश्यकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, चंद्रबिंदु। अनुनासिक जो वर्ड होता है वो चंद्रबिंदु होता है, जैसे चांद के ऊपर जो चंद्रबिंदु लगाता है होता है। क्वेश्चन नंबर 12 किस युग में अशुद्धि है, तो प्रतिवर्ष, तो हमको सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष में अव्ययभावी समास होता है, तो ये गलत है, जिसमें अशुद्धि है। प्रतिवर्ष कर्मधारय समास गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, इस क्रिया में कौन सा काल है, तो हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, अर्थात जो क्रिया भूत में किसी कार्य के होने का कारण बताती है उसे हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, तो इस वाक्य में जिसमें हाल ही में जो क्वेश्चन हुआ था, इसमें जो पदबंध की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो इस वाक्य में विशेषण पदबंध था। क्वेश्चन नंबर 15 पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है, तो पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 16 दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है, तो इसमें जो सभी अन्य विकल्प थे वो सभी सुमेलित थे। इसमें जो धा वर्ण है वो सघोष, महाप्राण, ओष्ठ, ये अशुद्ध है, क्योंकि धा जो दंत व्यंजन में के अंतर्गत आता है या ओष्ठ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है वहाँ अर्धविराम होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का क्रम कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन जो कि कुछ क्रम इस प्रकार है, जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आप सभी जानते हैं कि हिंदी अपभ्रंश से बनी हुई है, अतः लास्ट में अपभ्रंश के बाद हिंदी का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, भवन और भुवन का अर्थ कौन सा विकल्प सही है? तो भवन को महल कहा जाता है और भुवन मतलब जगत या संसार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस युग्म का विलोम शुद्ध रूप नहीं है? संधि समास। आप सभी जानते हैं संधि का विग्रह होता है, समास का व्यास होता है, तो ये विलोम आपस में सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो आप सभी जानते हैं सती, शंकर, महेश्वर, शिव, ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं, क्योंकि इनके जो अन्य विकल्प थे उसमें अच्युत, गरुड़ध्वज, विनायक, भालचंद्र एक ऑप्शन था जिसमें विनायक अच्युत अर्थात विष्णु का पर्यायवाची नहीं था। शार्दूल, अयाल, केहर, व्याघ्र, इसमें अयाल शार्दूल का पर्यायवाची नहीं था। चपला, सौदामिनी, चंचला, मेखला, इसमें चपला, सौदामिनी, चंचला तो विद्युत के पर्यायवाची हैं, लेकिन मेखला इसका पर्यायवाची नहीं था। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी था। सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव ये आपस में पर्यायवाची हैं। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव होता है? तो भाववाच्य। भाववाच्य क्रियाएं सदैव अकर्मक क्रियाएं होती हैं और सदैव इनका प्रयोग एक वचन पुल्लिंग के रूप में अन्य पुरुष में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शब्दों के आदि में जुड़कर जो अर्थ की विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। हम सभी जानते हैं शब्दांश दो होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। यहाँ आदि से कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि आदि का अपोजिट होता है अंत। तो आदि कौन होता है? प्रारंभ में जो लगता है, और उपसर्ग और जो प्रत्यय होता है वो अंत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? तो आज जो होता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो इसका आंसर क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। तो हम सभी जानते हैं इसमें जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था कि ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो इस वाक्य में जो है विशेषण उपबंध है, विशेषण उपवाक्य है ये, विशेषण उपवाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 26, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन था जिसमें कुल 5 क्वेश्चन करने थे। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इस वाक्य में जो लेखक था उसका आशय क्या था? तो लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है, ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? तो इस पैराग्राफ में जो लेखक ने चिंता का विषय बताया था उसमें जिस विकल्प में ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं, ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाता है? तो जो पैसेज था उसके अनुसार जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं, ये वाला विकल्प सही था। क्वेश्चन नंबर 29, हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य में लेखक का तात्पर्य क्या है? तो जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा, ये विकल्प सही था। निरीह शब्द में कौन सा व्याकरणिक इकाई है? तो निरीह विशेषण है, निरीह शब्द जो है वो विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम रीजनिंग देखें तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 31 ये आपका सिटिंग प्लान से है जिसमें इसका आंसर ई होगा। आपने अपने क्वेश्चन के आंसर मिला सकते हैं और इसको देखिए इसमें कहाँ से गलती हुई, किसी जो भी क्वेश्चन जिसका गलत हो उसको फिर से रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर था वो M+F×B$N, जो इसका ऑप्शन था वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा उसमें एक और चौथा अनुसरण करते हैं, ये वाला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसमें ये गणना से लेकर क्वेश्चन था, इसमें इसका आंसर 85 जो विकल्प था जिसमें 85 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 ये कोडिंग डिकोडिंग से था जिसमें इसका विकल्प INRCRFLD जिस विकल्प में था वो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन जो था वो स्टैंडर्ड से रिलेटेड था और ये क्वेश्चन बड़ा ही डीप है, इसको लगभग बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए। इसका आंसर 1788 होगा। एक
त्रिभुज से क्वेश्चन था जिसमें त्रिभुज गिनने थे, तो इसका विकल्प 18 जिसमें था वो ऑप्शन सही होगा। लुप्त संख्या में आंसर 112 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इसका आंसर अंग्रेजी होगा। क्रम और शब्दकोश से जो क्वेश्चन था उसमें जिस विकल्प में 2, 1, 5, 4, 3 था वो आंसर सही होगा। कथन निष्कर्ष की बात करें तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष। काफ़ी बार ये पेपर में पूछा जा सकता है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये मंडी परिषद 2018 में क्वेश्चन आया था कि विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की, इसमें कौन सा निष्कर्ष निहित है? तो बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल और बिल्कुल नहीं ऐसे जहाँ पे वाक्य आ जाते हैं वो वाक्य गलत माने जाते हैं। इन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। जो पूर्णतः किसी बात पर निर्भर हो जाते हैं ऐसे वर्ड निष्कर्ष नहीं माने जाते। तो इसमें जो केवल सरकार जिम्मेदार है ये कथन गलत है। दूसरा, बढ़ती बेरोजगारी दर रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, ये भी गलत। कोई बड़ा फैसला लिया कि नहीं लिया ये कथन में निहित नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो इसका आंसर होगा ना तो 1 और ना तो 2। इसके आगे 42वां जो क्वेश्चन है वो फिगर से है, आकृति से रिलेटेड है। इसका आंसर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें आप देखेंगे तो पहले में 1 बढ़ा है, फिर दूसरे में 1.5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2.5 बढ़ा। सॉरी इसमें जो पहले में 1 बढ़ा, फिर 1.5 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 1.5 बढ़ा और फिर 1 बढ़ेगा। तो इसका आंसर विकल्प इसमें जिसमें 2 है वो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी वीडियो में हाल ही में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो PIXNARTH जो विकल्प है वो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और विवादित भी क्वेश्चन रहा है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हुए कि इसमें ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन था कि रेलवे स्टेशन पहुंचने पे आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते हैं वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय नहीं बचा है, आपके लिए क्या अच्छी बात होगी? तो इसमें कई सारे विकल्प थे, जैसे कि चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम लेने के बजाय ट्रेन छूटने दें, पहले टिकट खरीदें और बाद में यदि ट्रेन वहाँ पर है तो उसे पकड़ लें, ट्रेन में चढ़ जाएं और चुपचाप यात्रा करें, और जो चौथा विकल्प था ट्रेन छोड़ने के बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टेशन पे टीटी को टिकट खरीदने की असमर्थता के बारे में सूचित करें। तो विकल्प नंबर 4 को ही आयोग ने सही आंसर माना है। हालांकि कई बच्चों के अपने अपने मत अलग अलग थे। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो भी कथन धारणाएं से रिलेटेड है। इसमें कथन था कि प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, और दूसरा था आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो धारणाएं की देखिए, धारणा और कथन में तात्पर्य ये होता है कि क्या सोचकर उस कथन को कहा गया है। धारणा किस बात से होती है कि आप कौन सी धारणा रखकर जो व्यक्ति है उस कथन को कह रहा है। तो यदि लोग 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं गए तो समारोह शुरू नहीं होगा, ये कथन गलत है, क्योंकि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई भी 10 बजे अपनी सीट पर नहीं जाएगा तो समारोह नहीं शुरू होगा, बल्कि ये सूचना दी गई कि आप 10 बजे पहुंचिए, संबोधन शुरू होगा, समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार होगा, ये बात सही है। तो विकल्प नंबर 2 अंतर्निहित है। कभी भी पॉजिटिव का निगेटिव, चाहे वो निष्कर्ष हो या धारणा हो, नहीं निकाली जाती। अब जीएस की बात करें, सामान्य जानकारी की, जनरल एविडेंस की बात करें तो कोटा सिल्क, हाल ही में चर्चित रहा कोटा सिल्क जो रेशम है वो छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल जो होता है इसका सही आंसर होगा। हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतीय बने हैं, तो ये इनका आंसर होगा भवानी देवी। हम सभी जानते हैं कि भवानी देवी तलवारबाजी में ही भारत का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, एशियाई खेलों में भी प्रतिनिधित्व करती हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में भी भवानी देवी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था तलवारबाजी में। तो इसका आंसर होगा भवानी देवी। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो हाल में उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये जो शिविर था उसका नाम था अनुसंधान चिंतन शिविर। इसका विकल्प अनुसंधान एवं चिंतन शिविर सही होगा।
ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। हाल ही में भारत सरकार ने अपने कई मित्र राष्ट्रों को नौसैनिक क्षमताओं में को बढ़ाने के लिए कई युद्धपोत गिफ्ट किए हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन था कि 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का जो युद्धपोत INS किरपान किस मित्र राष्ट्र को दिया गया है? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। देखिए, IPC की धाराओं से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मानहानि को IPC भारतीय दंड संहिता की धारा किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 499। इसका आंसर सही होगा धारा 499। नुआखाई एक फसल उत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा। साधारण सा क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन राज्यव्यवस्था से पूछा गया और इसकी भाषा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तो इसका आंसर होगा उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 54, IIHR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित व्यवहारिक अनुसंधान के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इस संगठन का प्रमुख अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में किस राज्य में है? देखिए, क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम था, लेकिन इसमें आयोग ये पूछना चाहता था कि भारतीय बागवानी एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु, कर्नाटका। आंसर इसका जो कर्नाटका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। हम सभी जानते हैं कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी और यह उपाधि महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता है? इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज शामिल है। इसका आंसर होगा कालका शिमला रेलवे स्टेशन। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और क्राउन ज्वेल जो है वो स्विट्जरलैंड का एक स्थान है। इसका तो आंसर होगा कालिका शिमला रेलवे। बहुत ही चर्चित पुस्तक पंचतंत्र, जिसके रचनाकार जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं। यह पशु दंत कथाएं एवं कहानियाँ सम्मिलित हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित हैं। इसका मूल रूप निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी है? पूछा गया क्वेश्चन में है कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचतंत्र वह पुस्तक है जिसका सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। लगभग 36 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने अर्थात 5 भंडार, सोना, चांदी, रत्न, अनाज, भगवान की पवित्र पुस्तकों को प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा कंचनजंगा। सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम की एक पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 59, ये मिलान से संबंधित क्वेश्चन था और आप देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा जैसे मैनोड, इसका कर्नाटका। नोहकलकई बहुत ही चर्चित है, मेघालय। नोहकलकई मेघालय सही है। और मीनमुट्टी केरल, थलैयार तमिलनाडु। तो ए का डी, बी का सी, 3 का ए और 4 का डी, इसका आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 1982 में दिल्ली में आयोजित खेल कार्यक्रम के शुभंकर जिसमें अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था। तो ये 1982 में दिल्ली में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें जो शुभंकर था वो अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर होगा एशियाई खेल। कई बार पेपर में पूछा गया है, जूनियर असिस्टेंट 2019 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत है उसका पहला महीना कौन सा है? तो चैत्र। उसका पहला महीना कौन सा है? चैत्र। देखिए, कई पेपरों में ये भी पूछा गया कि 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय जो कैलेंडर है शक संवत को अपनाया गया था। फिरोज शाह कोटला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर है? तो हम सभी जानते हैं कि फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में है। तो दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। इसका आंसर होगा यमुना। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य और उसके राज्य पक्षी के रूप में सही जोड़ी का पता लगाएं। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन वीडियो में भी आया था। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो पीले पैरों वाला हरा कबूतर होता है जिसे हरियल कहा जाता है, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है। तो इसका आंसर होगा हरियल। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी में एक भक्त कवि के नाम पर रखा गया था?
देखिए ये कोई पूछना चाहता था कि केरल का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है कौन सा है, तो एजुथाचन जो है पुरस्कार, ये इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिनियम विनियमन जो 2023 जारी किया है, ड्राफ्ट के अनुसार कहाँ से, किस क्षेत्र से गुजरने वाली 33 kV और उसके नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। तो ये देखिए राजकीय पक्षी है राजस्थान का सोनचिरैया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी बेहतरीन क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे। कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल व्यवहारिक थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षक के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने का सक्षम बनाती है, तो स्टाइल्स। फॉन्ट का जो स्टाइल्स होता है वो किसी भी जो वर्ड प्रोसेसिंग में सॉफ्टवेयर में जो तालिका बनाने में स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा क्लीन। के मीन्स एल्गोरिथम को एक एल्गोरिथम जो है वो क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसका आंसर होगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। IoT उपकरणों को वायरलेस संचार के लिए आमतौर में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ, इसके आंसर होंगे, इसका आंसर होगा ब्लूटूथ। अपाचे हैडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? जावा। देखिए ये दो भाषाओं में लिखा गया है, जावा और जो है C++, लेकिन इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो जावा में लिखा गया है, तो इसका आंसर आयोग ने माना जावा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एप्लीकेशन में लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर में प्रयोग नहीं की जाती है? तो है पर्ल, इसका आंसर क्या होगा? पर्ल। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जा रही है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो ईमेल सेवा संचालित की जा रही है उसे आउटलुक कहा जाता है। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो उसे बोटनेट अटैक कहा जाता है, इसका आंसर होगा बोटनेट अटैक। वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो इसका आंसर वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो के आविष्कारक कौन है? ये बड़ा ही चर्चित क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक माने जाते हैं। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए आप आजकल देखते होंगे कि हैशटैग लगाकर कई सारी अपील्स की जाती हैं, कई सारे प्रोग्राम अटैच किए जाते हैं। तो जो सोशल मीडिया में हैशटैग का जो सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि आसान खोज के लिए कीवर्ड और विषयों को चिन्हित करना। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेज की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डिजिटल सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 78, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था कि ईमेल और जो यूजर नेम और डोमेन नेम जो होते हैं उनको किस चिन्ह से अलग करते हैं? तो इसका आंसर होगा @. क्वेश्चन नंबर 79, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत से स्विच लगे होते हैं, तो जिन्हें क्या कहा जाता है? इसका कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 88, जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील तथा गोपनीय डेटा को आप फाइल के इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इसे किससे सुरक्षित रख सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि पावर पॉइंट में जो संवेदनशील डाटा होता है उसको जो सुरक्षित रखने के लिए हम ये तो प्रोटेक्ट का प्रयोग करते हैं या पासवर्ड, तो इसका सही आंसर होना चाहिए पासवर्ड। उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए इस सिलेबस में 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्टेट से थे, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य के समय अपने सिर पर रोशन दीपकों का एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो चरकुला। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चरकुला। वाणी वगैरह में आपको बहुत अच्छी तरह देखने को मिलेगा क्वेश्चन चरकुला, इसका आंसर क्या होगा? चरकुला। क्वेश्चन नंबर 82, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उत्पादित होती हैं? तो उत्तर प्रदेश के चिन्हट और मालेशिया जो है माशेलिया, चिन्हट और माशेलिया इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो उत्तर प्रदेश के जो भारत के प्राचीन भारत के महाजनपद की बात करते हैं, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के थे, तो जो कौशल का श्रावस्ती था, इसका आंसर क्या होगा? श्रावस्ती। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 84 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि देवगढ़ में स्थित गुप्तकाल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला शैली के कारण उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीनतम ज्ञात है। तो ये किस शैली के अंतर्गत आता है? तो पंचायतन शैली।
देखिए खजुराहो के जो मंदिर हैं, चाहे खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं वो पंचायतन शैली के अंतर्गत आते हैं, और जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित मंदिर हैं वो भी पंचायत शैली के अंतर्गत आते हैं, और जो गुप्त काल में बना हुआ देवगढ़ विष्णु मंदिर है उसका भी जो मंदिर निर्माण शैली है वो पंचायतन शैली के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? देखिए ये विवादित सा क्वेश्चन लगता है, मेरे ख्याल से इसका आंसर दलदरी हिरण होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बाघ माना है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में जो किस जीव के लिए बनाया गया था? तो बाघ के लिए, टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 86, फतेहपुर सीकरी में जो फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो फतह शब्द का अर्थ किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी। हम सभी जानते हैं कि जो चाहे वो दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल काल की बात करें, इसकी राजकीय भाषा फारसी ही थी। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी, तो जो फतह शब्द है वो फारसी भाषा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 87, लेखकों उनकी कृतियों उनकी रचनाओं का जोड़ा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें कई सारी रचनाएं पूछी गई थी, जिसमें से सूरदास का जो अष्टसूर है वो गलत है। इसमें दिया गया था कि जयशंकर प्रसाद प्रेमपथिक सही था, मैथिली गुप्त की तिलोत्तमा सही था, महादेवी वर्मा की छड़दा, ये तीनों ऑप्शन सही थे। सूरदास का जो अष्टसूर है ये ऑप्शन गलत था। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की किन दो नदियों का संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा गंगा और वरुणा। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे बेतवा और चंबल, हम सभी जानते हैं कि जो बेतवा है वो हमीरपुर में आकर मिल जाती है यमुना में, और दूसरा ऑप्शन था यमुना और काली, तो यमुना तो आपके वाराणसी जाती नहीं है, और गंगा और सोन, तो सोन हम सभी जानते हैं पटना में जाके मिलती है गंगा में। तो इसका जो आंसर था वो विकल्प नंबर ए जो गंगा और वरुणा, इसका सही आंसर होगा। हम सभी जानते हैं वाराणसी जो है वरुणा और 80 नदियों के संगम पे है, तो और वाराणसी गंगा भी वाराणसी से गुजरती है, तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? गंगा और वरुणा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हर पुस्तक में लगभग इसका आंसर मिल जाता है कि अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो 17। शाहजहांपुर अंतिम 17वां नगर निगम कौन था? शाहजहांपुर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई टैग जो था, देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था कि वॉल हैंगिंग जो है गाजीपुर का है, हस्तनिर्मित दरिया मिर्ज़ापुर का है, कैंची, देखिए मेरठ जो है खेल के सामान के साथ साथ कैंची के लिए भी फेमस है, तो कैंची जो है मेरठ, और कालीन जो लगभग हर बच्चा जानता होगा कि कालीन जो हस्तनिर्मित कालीन था वो भदोही, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण प्रारंभ किया है, तो इसका जो आंसर होगा अप्रैल 1983। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के जो सामाजिक सम्मेलन का अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी? तो मोतीलाल नेहरू, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में किस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो इसका आंसर होगा शंकरगढ़ और बड़गढ़। बेहतरीन क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। हाल ही में जल शक्ति स्वतंत्र जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के 1 सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री जो है योजना शुरू की है। यह संयुक्त योजना कहाँ से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा एक नल एक पेड़ योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो हाल ही में नोएडा शासी निकाय में किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है? तो ये जो सड़क थी उसका पुराना नाम क्या था? अमलतास रोड। अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है, और ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की क्षेत्र कब से शुरू किया गया है? तो 2012-13, इसका सही आंसर होगा 2012-13। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र से प्रसिद्ध थी? तो ये ऊनी वस्त्र से संबंधित थी, कानपुर की लाल इमली मिल। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज, देखिए विशेष आर्थिक जोन
स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी है। तो ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 31। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई बेहतरीन क्वेश्चन था और ये बड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था। इसमें 60 फीट, 60 मीटर, 90 फीट, 90 मीटर ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका आंसर होगा 60 फीट। और इस परीक्षा का जो अंतिम प्रश्न था वो था, लखनऊ में स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर था 1957। इसमें आप देखेंगे कि हिंदी भी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी। जीएस और उत्तर प्रदेश ये मॉडरेट से टू टफ थे और बड़ा ही बेहतरीन पेपर बनाया गया था आयोग के द्वारा। मेरा मानना है कि इस पेपर में यदि किसी बच्चे ने 60 प्लस या 65 के लगभग का स्कोर किया होगा तो उसे टाइपिंग देने को मिल सकता है। चूँकि आप जानते हैं केवल 53% के लगभग प्रेजेंटी हुई थी मेंस में और लगभग 21,000 कुछ बच्चे बुलाए गए, मतलब पहुँचे थे एग्ज़ाम देने के लिए। और हालांकि जैसे पिछले कुछ भर्तियों में देखा गया है जूनियर असिस्टेंट की कि लगभग 6 से 8 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। यदि 6 गुना बच्चे बुलाए गए तो आप मान लीजिए लगभग 60 से 65 नंबर के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। सभी अपना अपना आंसर मिला लें और जिसको जिस भी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो, जो अपवाद स्वरूप लगे, तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। धन्यवाद।